Welcome to Study Aura, your one-stop solution for NCERT and competitive exams. हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी औरा चैनल पर। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले के टॉपिक हम कर चुके थे, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था हमने, पाषाण काल के बारे में पढ़ा था हैंड रिटन नोट्स की मदद से। तो अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी हैंड रिटन नोट्स की मदद से। इन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप खुद भी अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या फिर इजीली इसकी मदद से आप समझ सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि पूरे जो भी फैक्ट्स होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वो एक ही नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूं और इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को किस तरीके से खोजा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो नाम हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है और सिंधु नदी के अधिकतर जो सहायक नदी हैं उनके किनारे पर बसी हुई सभ्यता है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहला शहर हड़प्पा था जिसे खोजा गया इस सभ्यता में। तो इसीलिए इस सभ्यता का जो पहला शहर खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो रेडियो कार्बन नवीन पद्धति के थ्रू ये जाना गया कि इसका टाइमलाइन क्या है, कब से कब तक रही है सिंधु घाटी सभ्यता। तो 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रही है। तो याद रखिए ये सबसे पुरानी मानव सभ्यता है। सभ्यता मतलब जो बहुत अच्छे से जिस तरीके से मानव आज रहते हैं उस तरीके से उस समय पर मानव रहे थे। नगरीय सभ्यता विश्व की नगरीय सबसे विकसित और नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही रही है। हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा कि एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है, इसी कारण कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत उन्नत सभ्यता रही है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले 1921 में कौन के द्वारा की गई? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। फिर आता है सिंधु सभ्यता कब से, कौन सी एज से बिलोंग करती है? तो आद्य ऐतिहासिक एज से, प्रोटो हिस्टोरिक एज से बिलोंग करती है, इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक एज, जो हमने पहले पढ़ चुके थे आद्य ऐतिहासिक एज, जिसमें जो ग्रंथ हैं वो लिखे तो गए थे पर हम आज उसको पढ़ नहीं सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पढ़े नहीं जा सकते, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ग्रंथ हैं वो आज पढ़े नहीं जा सकते। तो कब की थी? आद्य ऐतिहासिक काल की थी और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या फिर ब्रॉन्ज कांस्य युग की भी मानी जाती है ये। इसके बाद आता है सर जॉन मार्शल, जो कि क्या है? महानिर्देशक हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के, जिन्होंने 1924 में घोषणा करी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक नगरीय सभ्यता पाई गई है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे। इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ? विस्तार त्रिभुजाकार था। तो त्रिभुजाकार मतलब जो भी इसकी सिटीज़ मिली हैं, बड़े बड़े शहर मिले हैं, उनको जब मैप में हम ड्रॉ करते हैं तो त्रिभुजाकार, इस तरीके से त्रिभुज का शेप बनता है, इसीलिए त्रिभुजाकार माना गया। इसके बाद सिंधु नदी के किनारे, वही सिंधु नदी के किनारे है इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऐसा नहीं है कि सिंधु ही नदी के किनारे, पर सिंधु की जो अलग अलग सहायक नदी हैं उन सब के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसका सर्वाधिक पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी पुरातत्व स्थान कौन कौन से हैं? तो देखते हैं।
सबसे उत्तरी स्थान है मुंडा, जो कि जम्मू कश्मीर में मिलेगा, चिनाब नदी के किनारे। नदी याद रखना ज़रूरी है, इसीलिए बता रही हूँ। तो मुंडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरी पढ़ रहे हैं हम, सबसे उत्तरी अगर पढ़ेंगे तो मुंडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। फिर आता है पूर्वी साइड पड़ता है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे पे। फिर आता है सुतकंडोर, जो कि बलूचिस्तान, आज का पाकिस्तान, दशक नदी के किनारे पर पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दक्षिण। तो दक्षिण में धैमाबाद है, जो कि अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे पे, गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक नगरीय मतलब इसमें बहुत विकसित नगर पाए गए हैं। पहला शहर जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, वो भी बता चुकी हूँ। फिर 350 से ज़्यादा शहर खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद 350 से ज़्यादा, मतलब इसमें 350 से ज़्यादा बड़े बड़े मतलब शहर थे, जिसमें से 200 शहर अकेले गुजरात में पाए जाते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शहर कहाँ मिलते हैं, तो गुजरात स्टेट में मिलते हैं। तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जो कि मोहनजोदाड़ो है, जो कि सिंध नदी के ही किनारे बसा हुआ है। जबकि जो भारत में है वो राखीगढ़ी माना जाता है। भारत में जो बसा हुआ स्थल है वो राखीगढ़ी, जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा। पर जो भारत में वो सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे हरियाणा हिसार ज़िले में स्थित है, जिसका खोज हुई थी 1963 में सूरज भानजी ने करी थी। इसके बाद आता है सिंधु घाटी के 6 बड़े बड़े नगर, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें क्या क्या पुरातत्व सबूत मिले, जिससे सभ्यता के बारे में हमें और ज्ञान मिलता है। तो क्या क्या सबूत मिले, इसके मतलब पुरातत्व सबूत ही होते हैं जिसके कारण हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या कैसी संस्कृति थी उस समय की, कैसी इकोनॉमी थी, कैसे लोग रह रहे थे, कल्चर क्या था, सोसाइटी क्या थी। वो हमें जो पुरातत्व एविडेंसेस मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, उसके थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े नगर कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालिया, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हड़प्पा को। तो हड़प्पा कब खोजा गया? 1921। सबसे पहली सिटी हड़प्पा खोजकर्ता दयाराम साहनी। रावी नदी के किनारे पर, तो याद रखिए हड़प्पा सिंध नदी के किनारे पर नहीं, रावी नदी के किनारे पर, जो सिंध की ही ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है, किनारे पाकिस्तान में है, अभी पाकिस्तान में है हड़प्पा। कुम्हार का चाक, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो कुम्हार का चाक, जिससे कुम्हार जिस पर रखकर घड़े वगैरह जो बनाता है ना, वो कुम्हार का चाक। श्रमिक आवास मतलब जो लोग काम वाम करते हैं उनके रुकने की जगह, वो मिली है। इसके बाद लकड़ी की ओखली तो आप सभी जानते हैं, मतलब लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है। फिर RS-37 कब्रिस्तान मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ हम इतनी चीज़ हम पढ़ सकते हैं, जो हम मतलब बाकी जो ग्रंथ मिले वो पढ़ नहीं जा सकते, पर ये RS-37 जो वर्ड है पूरी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, RS-37। तो कब्रिस्तान इससे पता चला क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की कब्र मिली है, इसीलिए कब्रिस्तान कहा गया, RS-37 कब्रिस्तान। एक श्रृंगी पशु का हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन मिला है। एक श्रृंगी मतलब होता है एक सिंह वाला जानवर, जिसका सबसे ज़्यादा मोहरों पर अंकित होने का
अधिकतर अंकित होने का प्रमाण मिला है मोहरों पर। इसके बाद आता है हाथी की खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी के बारे में देखते हैं कि हाथी की खोपड़ी भी मिली, जिससे हमें पता चलता तब हाथी भी हुआ करते थे। फिर होता है स्वस्तिक का निशान। तो स्वस्तिक का निशान तब भी था, लोग स्वस्तिक यूज़ कर रहे थे। इसके बाद आता है अगला बड़ा शहर, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में खोजा गया था। कौन के द्वारा? राखेल दास बनर्जी के द्वारा। इसके बाद सिंध नदी के किनारे आज के पाकिस्तान में बसा हुआ। कौन सी नदी? सिंध नदी। वहीं हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। फिर यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली? तो सूती वस्त्र मिले। इसके बाद पुरोहित आवास मतलब साधु संतों के रुकने का, ब्राह्मणों के रुकने का एक जगह भी मिली है, जहाँ पर ब्राह्मणों को रुकाया जाता था। इसके बाद आता है स्नानागार। तो स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार का मिला है मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा मतलब नहाने का उनका जगह होती थी, वो स्नानागार सबसे बड़ा मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है इसको। अन्नागार जहाँ पर खाना बनाया जाता है वो भी मिला है। तो अब पुरोहित आए हैं, नहाए स्नान करेंगे, फिर खाना भी तो खाएंगे, इसीलिए ये इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पुरोहित सूती कपड़े पुरोहित पहनते हैं, पुरोहित आवास में रहते हैं, स्नान करते हैं, फिर अन्नागार मतलब खाना खाते हैं। इसके बाद चौड़ी सड़कें मिली। चौड़ी सड़कें किस लिए बनाई गई थी? सभागार तक जाने के लिए इन्होंने चौड़ी सड़कें बनाई थी, ताकि आसानी से जो ज़्यादा लोग हैं वो जा सकें। अब सभागार बनाया, पहले ही मैं पढ़ा चुकी, मतलब पिछले पेज में हमने देखा था कि उन्होंने चौड़ी सड़कें बनाई हैं, तो काय के लिए बनाई हैं? सभागार के लिए। तो सभागार भी होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के सभा कर सकते हैं। तो इसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। भगवान शिव, जो हम आज शिव भगवान बोलते हैं, तो उस टाइम पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली है। फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। फिर तांबे का ढेर, मतलब बहुत सारा तांबा इकट्ठा मिला है, मतलब बहुत सारे बर्तन और तांबे की चीज़ें एक साथ ढेर में मिली हैं कुंटलों से। इसके बाद घरों में, हर एक घर में कुएं मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग खुद के घर में कुएं खुदवाया करते थे। वहाँ पर प्रचलित था कि हर एक घर में कुएं होने चाहिए। इसके बाद मृतकों का टीला माना जाता है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि या तो कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लाश मिली है, उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं या बॉडी पार्ट सबके अलग अलग पड़े हुए हैं, इस तरीके से मिली है, मतलब इकट्ठी और एक जैसी नहीं मिली है। तो उस चीज़ से पता चलता है शायद बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा, इसके कारण जो लाशें हैं इस तरीके से हैं। इसके बाद सबसे विकसित शहर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का ये तो याद रखिए, सबसे विकसित शहर सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो। इसके बाद तीसरा शहर हम लोग देखते हैं, तो तीसरे शहर में हम देखेंगे चोहंदड़ो को। तो चोहंदड़ो में याद रखिए सबसे पहली चीज़ कि महिलाओं के श्रृंगार की चीज़ें बहुत मिली हैं, जैसे कि तांबे का दर्पण मतलब आईना, सुरमा मिला हुआ है, सिंदूर, लिपस्टिक का निशान। तो ये सारी चीज़ें मिली कहाँ से? चोहंदड़ो से, जो कि महिलाओं के श्रृंगार का सामान होता है। इसके बाद 1925 में, मतलब इसकी खोज कब करी गई? 1925 में, जो कि 2 बार की गई है। पहले एक बार मैके ने की है, उसके बाद 1931 में फिर से NG मजूमदार के द्वारा की गई है। फिर सजा हुआ मटका मिला है यहाँ पर, मन का या मटका सेम चीज़ है। तो सजा हुआ मन का मिला है यहाँ पर। गुड़िया मिली है, जो कि ऑब्वियसली महिलाओं का सामान है। सुई धागा भी महिलाओं का सामान है। फिर इसके बाद बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का चित्र भी यहीं से मिला है। इसके बाद अलंकृत ईंट और हाथी मिला है। अलंकृत का मतलब होता है सजा हुआ। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है हमें?
ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, तो चुहंदड़ों से मिल रही है, जहाँ से याद रखिए कि महिलाओं के श्रृंगार का सामान मिला है। श्रृंगार का तो सजाऊ हुई ईंट और हाथी भी यहीं से मिला है। फिर औद्योगिक शहर माना जाता था इसको, अच्छे खासे उद्योग पर ध्यान देता था, क्योंकि ऑब्वियसली महिलाओं की चीज़ें मिल रही हैं, गुड़िया वगैरह, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते हों। फिर मनका बनाने का कारखाना, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, यहाँ पर घड़े बन रहे हैं, तो उसका कारखाना यही है, तो इसीलिए औद्योगिक नगर होगा कि वहाँ से ये सारी चीज़ें बड़े बड़े शहरों में या दूसरे शहरों में बिकने जाती होंगी। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि ये दुर्ग रहित इकलौता शहर है। दुर्ग का मतलब होता है जैसे कि यहाँ शहर बना हो, तो जैसे कि यहाँ शहर बना है, इस तरीके से शहर डेवलप है और इसके आजू बाजू एक ये बाउंड्री है, तो ये जो बाउंड्री होती है इसको बोला जाता है दुर्ग। तो ये दुर्ग रहित इकलौता शहर था, कौन सा? चुहंदड़ो। ठीक है, चुहंदड़ो सिर्फ इकलौता शहर था जो दुर्ग रहित माना जाता है, जिसके आइट साइड पूरे शहर को में बाउंड्री नहीं थी, जो कि दुर्ग कहा जाता है। फिर आता है कालीबंगन अगला, जो कि 1951 में जिसको खोजा गया था। कब खोजा गया? 1951 में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। अच्छा, सभी क्या याद करना खोजकर्ता ज़रूरी नहीं है, बस ये 4-5 जो मैं बता रही हूँ बस इनके ज़रूरी हैं, इसीलिए याद रखना। घग्गर नदी के किनारे था, राजस्थान में है। इसके बाद खेती के निशान मिले हैं। यहाँ से क्या क्या चीज़ें यहाँ मिली हैं? खेती के निशान मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं। देखो, कालीबंगन का नाम ही काली चूड़ी, मतलब ये जो कालीबंगन है ना, इस वर्ड का अर्थ ही काली चूड़ी होता है, इसलिए यहाँ पर चूड़ियाँ मिली हैं। तो याद रखिए, औरतों का सारा जो श्रृंगार का सामान है वो मिला चुहंदड़ों से, पर जो चूड़ियाँ हैं वो बंगन से मिले हैं। इसके बाद हल मिला है, जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। फिर अलंकृत ईंट मिली है, अग्नि कुंड मिला है, हवन करता मतलब जो हवन होता है ना, वो अग्नि कुंड मिला है। तो इतनी चीज़ें कहाँ से मिली है हमें? कालीबंगन से। खेती के निशान मिले हैं, हल मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, अलंकृत ईंट मिली है, अग्नि कुंड हवन किया जाने के प्रमाण हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं कालीबंगन से। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, ताकि बहुत लंबा हो रहा है ये लेक्चर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो भी बचे हुए हैं शहर के बारे में और अदर फैक्ट्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सारे अपलोड करूँगी अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो भी आपको डाउट हो या फिर आपको और भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि इसी तरीके के आपको वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स को या शेयर ज़रूर करें जो आपको लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।